ये कहानी है सन 1919 के कत्लेआम की। ये कहानी है ब्रिटिश राज के बर्बर पैगाम की। ये कहानी है मासूम और निर्दोषों की हत्या करने वाले एक कायर की। ये कहानी है जनरल डायर की। ये कहानी है हर हिंदुस्तानी के सीने में आज भी सुलगती हुई उस आग की। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट में, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सफरनामा। बीसवीं सदी का वो शुरुआती दौर था जहां हम भारतवासी अंग्रेजों से अपनी आजादी की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे। एक ओर गांधी जी के नेतृत्व में जहां कांग्रेस पार्टी एवं अन्य सहायक दल अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मैदान में डटे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के वीर क्रांतिकारी गोरों को बंदूकों और बमों के दम पर सीधी चुनौती दे रहे थे। इससे बौखलाए अंग्रेज इन क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए 18 मार्च सन 1919 को जबरन एक कानून इस देश में लागू करते हैं। ये था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, जिसे प्रस्तावित किया था सर सिडनी रॉलेट ने, और इसी के बाद से इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा, जिसे महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दी। इस काले कानून के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को मुजरिम साबित कर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। उसकी न दलील सुनी जाती, न ही उसे वकील करने का अधिकार था और न ही उसे अपील करने की इजाजत। सारे देश में इस काले कानून का विरोध शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हैं। पंजाब में इस हड़ताल का जबरदस्त समर्थन होता है। यह देखकर अंग्रेजों द्वारा 9 अप्रैल 1919 को कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाता है। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविन के निवास पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। बढ़ते प्रदर्शनों को देखकर ब्रिटिश सरकार 13 अप्रैल तक पंजाब में मार्शल लॉ का ऐलान कर देती है, जिससे कई तरह की आजादियां खत्म हो जाती हैं। 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 12 अप्रैल 1919 की शाम को अमृतसर के हिंदू कॉलेज में एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें कांग्रेस के एक नेता हंसराज यह घोषणा करते हैं कि अगले दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में 4:30 बजे एक सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कन्हैयालाल भाटिया करेंगे। रविवार 13 अप्रैल 1919 की सुबह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर को इसकी जानकारी मिलती है। उसको लगता है कि एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसकी जानकारी वो अपने आला अधिकारियों को देता है। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को ये 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी स्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। डायर को इस स्थिति से निपटने के लिए खुली छूट दे दी जाती है। उसने तत्काल सभी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु उसके नोटिस का व्यापक प्रचार प्रसार न हो सका, जिस कारण यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच सकी। अपने नेताओं को रिहा करवाने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास सरदार हिम्मत सिंह बैस के 7 एकड़ में फैले बागीचे में, जिसे जलियांवाला का बाग के नाम से जाना जाता था, वहां पर करीब 8 से 10 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। शाम का वक्त हो चला था। जलियांवाला बाग में नेताओं के भाषण चल रहे थे,
तभी अचानक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 50 सैनिकों, जिसमें 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिक थे, और 2 बख्तरबंद गाड़ियां जिन पर मशीन गन लगी हुई थी, को लेकर वहां पहुंच जाता है। सभी सैनिक 303 ली इनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफलों से लैस थे। सैनिक बाग को घेर लेते हैं और 2-2 के फॉर्मेशन में बढ़ जाते हैं। आधे सैनिकों ने खड़े होकर तो आधों ने बैठकर गोली चलाने की पोजीशन ले ली। चारों तरफ बौखलाहट और हड़बड़ी का माहौल बन जाता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है, फायर। बिना कोई चेतावनी दिए जनरल डायर के आदेश पर सभी सिपाही गोली चलाना शुरू कर देते हैं। करीब 10 मिनट तक ये फायरिंग चलती है। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक रास्ता था और चारों ओर से मकान थे। भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद जाते हैं, परंतु देखते ही देखते ये कुआं भी लाशों से भर जाता है। ब्रिटिश सरकार के अभिलेख से इस घटना में करीब 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है, परंतु वास्तविक आंकड़ा इससे कई गुना अधिक था। एक अनुमान के मुताबिक उस दिन करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि मरने वालों में बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे, जिन पर जनरल डायर ने कतई रहम नहीं दिखाया था। गोलीबारी से सीधे होने वाली कई मौतों के अलावा संकरे दरवाजे पर भगदड़ में कुचलने से और कुएं में कूदने से कई लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार को दबाने की व्यापक कोशिश की, परंतु भारत में यह खबर आग की तरह फैली। इसके बाद संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद कई उदारवादी भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी पिछली वफादारी छोड़ दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड की वजह से अंग्रेजों से मिला सम्मान नाइटहुड वापस लौटा दिया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर। इसी कारण से इसे बाद में हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। लॉर्ड हंटर द्वारा शुरू में पूछताछ किए जाने पर डायर ने बताया कि उसे उस दिन 12:40 पर इस बैठक के बारे में पता चला था। तभी उसने यह तय कर लिया था कि अगर जलियांवाला बाग में उसे भीड़ दिखाई दी तो वह उन पर गोली चला देगा। बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति और अभिव्यक्ता सर चिमनलाल सीतलवाड़, जो हंटर आयोग के सदस्य थे, जनरल डायर से सवाल करते हैं, मान लिया जाए कि बख्तरबंद गाड़ियों को अंदर ले जाने के लिए आपको पर्याप्त रास्ता मिल जाता, तो क्या आप मशीन गनों से भी फायरिंग करते? डायर जवाब देता है, शायद हाँ। सर चिमनलाल फिर से सवाल करते हैं, उस स्थिति में तो हताहतों की संख्या कई गुना बढ़ जाती। डायर फिर से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरा इरादा विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने का ही था। अपने कृत्य के लिए डायर ना तो शर्मिंदा था और ना ही उसे किसी तरह का कोई पछतावा। भारत के साथ साथ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस होती है और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो डायर ने किया है सरासर गलत है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस फैसले को पलट दिया। हंटर कमीशन के द्वारा जनरल डायर को इस कृत्य के लिए दोषी करार नहीं दिया जाता। आयोग अपना फैसला सुनाता है। अपने फैसले में आयोग कहता है कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोग किसी साजिश के तहत इकट्ठा नहीं हुए थे। फ्रांसिस और डायर का मार्शल लॉ लगाने का फैसला सही था। रेजिनाल्ड डायर का गोली चलाने का फैसला भी सही था, परंतु उसे ऐसा करने से पहले वहां मौजूद भीड़ को इसकी चेतावनी अवश्य देनी चाहिए।
इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देने के बाद भी रेजिनॉल्ड डायर को बरी कर दिया जाता है, परंतु उसे भारत में काम करने से रोकते हुए वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहां 23 जुलाई सन 1927 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोग इस घटना के लिए माइकल फ्रांसिस डायर को दोषी मानते थे, क्योंकि उसने ही जनरल रेजिनॉल्ड डायर को इस कृत्य के लिए मंजूरी दी थी। माइकल फ्रांसिस डायर को भारत के एक वीर क्रांतिकारी और गदर पार्टी के सदस्य उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंस्टन हॉल में गोली मारकर अपना बदला पूरा करते हैं। जलियांवाला बाग की घटना के 27 सालों बाद भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो जाता है, परंतु 100 सालों बाद आज भी इस कहानी के नायकों को उनका इंसाफ नहीं मिला और ना ही मिल पाई है इस बात को उसकी सच्ची पहचान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में ठीक ही लिखा था, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का आवे, कोकिल गावे किंतु राग रोने का आवे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। लाना संग में पुष्प ना होवे अधिक सजीले, लाना संग में पुष्प ना होवे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मन ओस से कुछ कुछ मिले। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े से बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ गिरा देना वहां तुम जाकर। यह सब करना किंतु धीरे से आना, यह सब करना किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, यहाँ मत शोर मचाना। जलियांवाला बाग पर बनाया वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।